नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं चंद्रशेखर त्रिशूल। पिछले करीब 2 महीने से चीन के साथ चला आ रहा तनाव जहां हर दिन बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर ठोस रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार उन पर गलवान झड़प को लेकर हमले कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा है कि चीन को जवाब देना चाहिए। सियासी तौर पर जिस तरह सियासी जमीन पर जिस तरह लड़ाई लड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं पूरा देश एकजुट होकर अब ड्रैगन से प्रतिशोध की बात कह रहा है। हालांकि ये बात सियासी जमीन पर अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व को भी साबित करने में जुटी है, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश में अब ड्रैगन से प्रतिशोध लेने की बात जिस तरह गांव से लेकर कस्बों तक, शहर तक और दिल्ली तक, राज्यों से लेकर तमाम लद्दाख तक बात उठ रही है कि अब चीन से बदला लेना चाहिए और उसको जवाब देना चाहिए। सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी जल्द ही लद्दाख का दौरा करने वाले, आज ये भी खबर आई है। लेकिन विपक्ष कई जवाब सत्ता पक्ष से और प्रधानमंत्री मोदी से मांग रहा है, कई चीजों का स्पष्टीकरण मांग रहा है। सीमा सियासत से लेकर सीमा तक ड्रैगन से प्रतिशोध की बात लगातार अब कानों में गूंज रही है और भारत का स्टैंड भी लगभग क्लियर है। आज जिस तरह सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे से अभी बैठक चल रही है 5 बजे तक, कमांडर लेवल की इस बैठक में भारत ने 2 टूक कह दिया है कि 2 मई की स्थिति वापस लाई जाए और 2 मई की स्थिति पर जहां चीनी सेना खड़ी थी, जहां भारतीय सेना खड़ी थी, उसी को अपनी बातचीत का आधार बनाया है। अब चीन के लिए परेशानी यह है कि चीन अपनी ज़मीन के साथ ही दूसरे की ज़मीन पर बात करना चाहता है, हमारी ज़मीन पर बात करना चाहता है, जो कि लगभग अब भारत के स्टैंड से नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। लेकिन बैठक का नतीजा क्या निकलता है और आगे बैठक का अगला चरण क्या होगा, ये दिल्ली से तय होगा। लेकिन जिस तरह के हालातों में बातचीत चल रही है, आज चीन के कहने पर ही बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत अभी तक बेअसर और बेनतीजा नज़र आ रही है। जिस तरह भारत ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि 2 मई की स्थिति पर चीन वापस लौटे, चीनी सेना एलएसी पर 2 मई की स्थिति को कायम करे, तो निश्चित रूप से चीन को पीछे हटना पड़ेगा और चीन को आंतरिक विरोध का सामना भी चीनी सरकार को, चीनी सेना को करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं और जिस तरह चीन ने अपना वर्चस्व दुनिया में बढ़ाया है, अपनी दादागिरी को कहीं दुनिया में कायम किया है, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत, आपका एएनबी न्यूज पर स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज मिल रही है। सुरेंद्र राजपूत, जिस तरह लगातार
राहुल गांधी का बयान आ रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान आया है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन लगातार तीनों मोर्चों पे, दिल्ली से लेकर लद्दाख तक, और रक्षा मंत्री मॉस्को गए हैं, लगातार सरकार काम कर रही है। अब क्या सवाल पूछना और चाहते हैं आप सरकार से? आपने अगर आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी का पत्र पढ़ा हो तो मुझे ऐसा लगता है रविंद्र के सारे सवाल उसमें हैं और सारे सुझाव उसमें हैं। हमारी समझ से बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग इन सवालों से बचना क्यों चाहते हैं और इन सवालों को इग्नोर क्यों करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे सुझावों पर अगर वो आप काम नहीं करना चाहते, कौन सा सवाल मनमोहन सिंह जी ने या कौन सी भाषा मनमोहन सिंह जी ने गलत इस्तेमाल की है जो वो लोग इस तरीके से बिफर रहे हैं। क्या ये कहना उचित नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को शब्दों का चुनाव ठीक करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा ठीक रहे? ये वक्त तो सियासी एकता का है। पूरे देश में जिस तरह का एक प्रतिशोध है, पूरे देश में एक तरह की एकजुटता है, तो सियासी जमीन पर अब आपको अपना राजनीतिक वर्चस्व नकार कर कहीं सत्ता पक्ष के साथ आके खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि आप जो करेंगे वो ठीक है। आपको अगर हमारे पत्र की और सर्वदलीय बैठक की में जो हमने पत्र दिया है और जो हमने अहद किया है अगर उसकी जानकारी हो तो आप ये क्वेश्चन नहीं करते। हमने तो बिल्कुल कहा है कि सरकार जो काम करेगी पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार उन मोर्चों पर अगर कोई कमी कर रही है। आज की डेट में प्रधानमंत्री के मुंह से गलत बातें निकल रही हैं। प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी चीन का कोई भी सैनिक हमारी सीमा में नहीं है, तो निश्चित तौर पर जिसका चीनी मीडिया पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा कर रहा है, उन सब चीजों पे प्रधानमंत्री जी को अगर हम सावधानी की सलाह दे रहे हैं, अगर हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि इतनी हल्की बातें प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, तो क्या गलत कह रहे हैं? सच्चाई ये है कि सरकार के साथ, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन सरकार की कमियों को इंगित करना पूरे देश का भी काम है, प्रतिपक्ष का भी काम है, और कांग्रेस वो काम बखूबी कर रही है। आपको लगता है ये ठीक समय है अभी इंगित करने का कमजोरियों को? निश्चित तौर पर कमजोरियों को अगर हम दूर नहीं कर पाएंगे तो दुश्मन से जीतेंगे कैसे? सच्चाई ये है कि आज की डेट में हम दुश्मन से जीतने के लिए लड़ रहे हैं और दुश्मन से लड़ने के लिए पूरा देश एक स्वर में, एक साथ में भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन भारत की सेना को हर तरीके की मदद मिले, पूरे देश की मदद मिले, प्रधानमंत्री के पद पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों की मुंह से कोई ऐसी बात न निकले जिससे कि सेना का मनोबल नीचे हो। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे सैनिक, जिन लोगों की शहादत हुई, वो किस क्षेत्र में थे? चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। सुरेंद्र राजपूत हमारे संग प्रवक्ता हैं भाजपा की सायना एनसी। सायना एनसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। सायना जी सवाल पूछ रही है कांग्रेस, पूर्व प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत है जवाब देने में? सायना एनसी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शाइना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये मुनासिब वक्त है, अभी आपको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ सवाल हैं निश्चित रूप से जिनके जवाब आपको चाहिए, लेकिन जिस तरह कहीं दिल्ली से स्टैंड क्लियर है, कहीं सेना को खुली छूट दी गई है, ये तो अच्छी बात है। शाइना जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं? जी हाँ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ सवाल किए हैं, आपको लगता है जवाब देना चाहिए उनका? देखिए, प्रधानमंत्री के प्रति टिप्पणी करना, हम ना नहीं बोल रहे हैं, आप सवाल पूछिए, आप विपक्ष में हो, लेकिन आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं लद्दाख स्टैंड ऑफ को लेके। कांग्रेस उनके शासनकाल में 43,000 किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी उन्होंने चाइना को सौंप दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों
इस स्टेटमेंट को लेके प्रतिक्रिया हमने जो हमारे सभी प्रवक्ताओं ने दिया, क्यों दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ बयानबाजी से पोजीशन नहीं बनता है। हम सबको पर समझना चाहिए कि आर्म फोर्सेस को एक फ्री हैंड दिया गया कि आप सिचुएशन LAC का जो है आप संभाल लीजिए। इंडिया चाइना फेस ऑफ को लेके मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यू हैव सप्रेस्ड प्लायंट एलाइज ऑफ कंफ्रंटिंग आवर फॉल्स स्टेटमेंट। ये आप बोलो और सत्य होता है, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि जस्टिस हम चाहते हैं। कर्नल संतोष बाबू हो, जवान हो, जिन्होंने अपने आप को अपनी बलिदान दिया, लेकिन हम जो ये हिस्टोरिक ट्रेल के रूप में पेश करें तो ये गलत बात होगा। नहीं, लेकिन शाइना जी, जिस तरह 10 सैनिकों को पहले बंधक बनाने की बात आई, फिर छोड़ने की बात आई, आपने ही बयानों में कहा, फिर आप मुकर गए, तो ये कुछ जवाब मांग रही है, आपको दे देना चाहिए विनम्र होके। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, उनने जवाब मांगा, जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया प्रधानमंत्री रहते, तमाम अपना क्लैरिफिकेशन दिया, उनकी जो बातें थी उनको भी सुना, और इतिहास की भयंकर भूलों में भी ये शुमार किया गया और उन्होंने भी माना कि ठीक है भूल हुई है। तो आपको भी वो करना चाहिए, सत्ता पक्ष को विनम्रता रखनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। आज आप साथ लेके नहीं चल रहे, तभी तो ये बातें खड़ी हो रही हैं इस तरह की। देखिए, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे अपना बयान दिया। प्रधानमंत्री को ये समझाना कि सरकार डिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोई सब्स्टिट्यूट है डिप्लोमेसी और डिसिसिव लीडरशिप को लेके, सच्चाई तो ये है कि आपने एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया और पूछा कि क्या कोई सप्रेशन था। सेना के तरफ से तो बिल्कुल स्पष्ट प्रतिक्रिया आ रही है कि उनको फ्री हैंड दिया गया। और जो ये बार बार कहना कि दिस इज एन इशू ऑफ डिफेंडिंग आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हम जानते हैं, और जो बयान देनी चाहिए पब्लिक डोमेन में वो तो आया है प्रधानमंत्री के यहाँ से और होम मिनिस्ट्री से, लेकिन जो आप सोचते हैं कि रणनीति को घोषित करना है नेशनल टेलीविजन पे, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, शाइना एनसी ऐसा नहीं है, रणनीति को घोषित करने की नहीं, कुछ जवाब मांगे जाते हैं, आपको देना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूछा है, जो राहुल गांधी ने पूछा है, क्या ऐसी बात पूछी है आपने जो रणनीतिक है, जो जवाब नहीं दे सकती? आप ऐसी बात पूछ लीजिए जो रणनीति के दायरे से बाहर हो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी कई वक्तव्य कैसे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य कैसे आ रहे हैं। कोई एक शब्द पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लेटर का कोई बता दे कि जो उन्होंने गलत पूछा, एक शब्द कोई बता दे। अगर प्रधानमंत्री को सलाह दी जा रही है कि आप अपने शब्दों का सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हैं बीजेपी की, शाइना एनसी, पूछ लेते हैं। शाइना एनसी, वो ये पूछ रहे हैं, एक शब्द बता दीजिए जो गलत लिखा हुआ है उसमें। शाइना एनसी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जो एक शब्द है वो बता दीजिए गलत। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के पूछ रहे हैं आपसे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या गलत लिखा है, वो बता दीजिए। देखिए, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने क्या कहा कि मनमोहन सिंह जी, उनके विजडम, बहुत सब्जेक्ट्स के ऊपर हम सवाल नहीं करते हैं और हम बल्कि सम्मान के साथ पेश आते हैं, लेकिन वो नहीं तय कर सकते हैं कि ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आनी चाहिए। यूपीए ने एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल इरोजन किया था वो ऑफिस का, तो जो डिसरिस्पेक्ट आप दे रहे हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, एनडीए ने तो कभी ऐसा नहीं किया। जो लैंड चीन को ने ठीक है, समय का अभाव है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।
तमाम जिस तरह की बातें सियासत में चल रही है, सियासी जमीन पर जिस तरह के तीर कमान खींचे जा रहे हैं, कहीं ऐसा लगता है कि एकजुटता की जो ज़रूरत है उसमें कहीं एक भेद नज़र आ रहा है, लेकिन भेद किसकी तरफ से ये कोई समझ नहीं पा रहा है। तमाम ये भेद समझ में नहीं आ पा रहा है कि भेद किसकी तरफ से है, लेकिन जो स्पष्टीकरण, जो स्पष्ट रुख कहीं आंतरिक सियासत में या आंतरिक कहीं सत्ता पक्ष में होना चाहिए, एक कहीं मेलजोल जो होना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके सर्वदलीय बैठक हुई है, सब एक हैं, लेकिन जो चिट्ठी पत्री लिखे जा रहे हैं, जो ट्विटर वार हो रही है, कहीं उससे लगता है कि एकजुटता में कहीं एक कोई ऐसा भेद है जिस भेद को समाप्त किया जाना भी बहुत आवश्यक है। जब हम दूसरे देश के खिलाफ लड़ रहे हों तब सियासी और राजनीतिक वर्चस्व को ताक में रख देना चाहिए, नकार देना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इन खूबियों में माहिर हैं कि अपनी नाकामियों चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन अग्रवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल आरसी चड्ढा, रिटायर्ड कर्नल आरसी चड्ढा, आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। पवन अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह अब सियासत से लेके सीमा तक कहीं एक भेद नज़र आ रहा है, सर्वदलीय बैठक हो गई, एकजुटता का बयान जो आना चाहिए वो बयान भी आया है, लेकिन बावजूद इसके अब स्टैंड क्लियर कर दिया है। और आज जो 11 बजे से सुबह बैठक चल रही है, अभी तक बैठक चल रही है, उस पर कहीं सेना ने भी दो टूक कह दिया है कि 2 मई की स्थिति पे ही चीनी सेना को रहना चाहिए और वहाँ से उसको संभव करना चाहिए उस चीज़ को। अब किस तरह से देखते हैं इसको? तो ये सियासत का मामला नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है जी। इसमें कोई भी लोग सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग पहले भी एक्सपोज हो चुके थे और आज भी दोबारा एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो लोग पहले सवाल खड़ा करते थे पुलवामा अटैक के बाद, जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जाकर के आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था जी, तब इन्हीं लोगों ने सबूत मांगे थे। आज जो ये कभी सवाल उठाते हैं बिना जानकारी के, इनको मालूम होना चाहिए कि चीन के साथ भारत की जो संधि थी, उस संधि के अनुसार बॉर्डर से 2 किलोमीटर तक कोई भी सैनिक किसी भी तरीके का हथियार लेकर के नहीं जा सकता था। भारत भी उसको ऑनर कर रहा था और चीन भी उसको ऑनर कर रहा था जी। अब ऐसी संधि होने के बाद उस पर यह सवाल उठाना कि बगैर हथियार के सैनिकों को वहां भेज दिया मरने के लिए, इन लोगों को ये शर्म नहीं आती, ना तो ये इनको जानकारी है कि इन्हीं के आकाओं ने ये संधि की थी, करेक्ट, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने या वर्तमान सरकार ने जी। और वर्तमान नेतृत्व हर प्रकार से ये प्रयास कर रहा है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आ पाए। ऐसे गंभीर समय में केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस प्रकार से ये बयानबाजी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, इसकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए जी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि राहुल गांधी जी को 3 या 4 दिन के लिए सियाचिन में जाकर के देखना चाहिए कि हमारे भारतीय फौजी भाई वहां किन किन कंडीशंस में भारत माँ की रक्षा करते हैं। ये कोई इटली नहीं है, ये कोई फ्रांस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब घूमने के लिए जाएंगे। बिल्कुल कर्नल साहब, आपसे जानना चाहते हैं, रक्षा मंत्री रूस की यात्रा कर रहे हैं,
मॉस्को जा रहे हैं, चीन के मंत्रियों से नहीं मिलेंगे। इधर सेना ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि 2 मई की स्थिति को वापस लौटना पड़ेगा। अब किस तरह देखते हैं, जब ये सारे स्टैंड क्लियर हो चुके हैं, दिल्ली की बिल्कुल स्थिति साफ है, सेना को खुली छूट है, किस तरह देखते हैं, नज़ारा क्या सामने नजर आ रहा है? बिल्कुल जी कर्नल साहब। कर्नल साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। पवन अग्रवाल जी, जिस तरह अब एक स्टैंड क्लियर हो गया है, सारे स्टैंड क्लियर है, भारत सभी मोर्चों पर एकदम जवाब दे चुका है कि बिल्कुल संप्रभुता पर खतरा नहीं आने देंगे। कैसे होगा आगे, क्या परिदृश्य देखते हैं इन सब चीजों का? देखिए, अब तक के सारे जो डेवलपमेंट्स सीमा पर हुए हैं और भारत सरकार ने जिस प्रकार के एफर्ट्स किए हैं, उससे एक बहुत ही स्पष्ट संदेश चाइना नेतृत्व को मिल चुका है कि भारत को हल्के से नहीं ले सकते। किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत यदि चाइना थल में, नभ में, वायु में या जल में करने की किसी भी प्रकार का प्रयास करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेनाएं एकदम तैयार है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसके लिए हमारी सारी सेनाएं तैयार हैं। बिल्कुल। पवन अग्रवाल जी, जिस तरह पहले एयर चीफ मार्शल ने दौरा किया, फिर इसके बाद अब सेना प्रमुख दौरा कर रहे हैं, तो कहीं एक, और जिस तरह गिलगिट बाल्टिस्तान में कहीं फाइटर जेट की तैनाती हुई है, कहीं लगता है आपको कि भारत भी अब पूरे अपने मूड में है कि कहीं अब अगर कुछ करोगे तो उसका बदला भी चुकाने को भारत तैयार है? देखिए, भारत की जो पेशेंस का अंत था वो लगभग अब हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान हम लोगों को पिछले लगभग 30 वर्षों से परेशान किए हुए है, और अब ये चाइना, और अभी ये छोटा सा देश नेपाल, जिसको हम अपना छोटा भाई मानते हैं, जिसके साथ रोटी और बेटी का संबंध रहा है, आज ही की खबर है कि उन्होंने बिहार से लगती सीमा पर कुछ नदियों के ऊपर जो बांध बन रहे थे उसको रोक दिया है। और ये सब जो है वो चाइना की शह पर किया जा रहा है, क्योंकि चाइना का जो 60 से 70 साल पुराना जो एक प्लान था, उस प्लान के अंतर्गत ये लोग पूरे एशिया में और पूरे विश्व में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने तिब्बत को कब्जा किया, अरुणाचल प्रदेश पर उनका निगाह है, भूटान पे, सिक्किम पर, बिल्कुल, और अब नेपाल पर। कर्नल साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह ब्रह्मपुत्र से लेकर श्योक नदी तक तमाम चीज़ों पर जो इंटरनेशनल रिवर ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल संधि है, उसका लगातार उल्लंघन चीन करता आ रहा है, तमाम चीज़ों का उल्लंघन करता आ रहा है। वन बेल्ट वन रोड के मामले में भी तमाम चीज़ों का उल्लंघन वो कर रहा है। जो देश चाहता है उससे उसका एग्रीमेंट है या नहीं है, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि ये कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप इस मामले में होना चाहिए? कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? बात कर रहे हैं उस पवन अग्रवाल जी, तमाम जो बातें हैं, कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय नदी जल संधि का उल्लंघन हो रहा है सरासर, कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होना चाहिए। जिस तरह कोरोना का मामला था, तमाम ऐसे मामले हैं जहां अब ड्रैगन को रोका जाना जरूरी है। और भारत ने जो पूरी दुनिया में पिछले करीब 2 महीने से चीन के साथ चला आ रहा तनाव, जहां हर दिन बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर ठोस रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार उन पर गलवान झड़प को लेकर हमले कर रही है।
LAC पर जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के लेह दौरे के बाद अब थल सेना प्रमुख MM नरवणे लद्दाख का दौरा करेंगे। ये दौरा जल्द ही होगा। नरवणे मौजूदा हालातों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने जिस तरह के शौर्य का प्रदर्शन किया है, उससे चीन के होश उड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सीमा पर चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना के हौसले भी बुलंद हैं। दरअसल सरकार की ओर से तीनों सेना प्रमुखों को किसी भी हालात से निपटने की खुली छूट दे दी गई है। अब विवाद में कूदे पूर्व प्रधानमंत्री। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चीन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हर दिन सरकार पर नए सवाल दागे जा रहे हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की पूरी फौज मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। अब इस फहरिस्त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी जुड़ गया है। मनमोहन सिंह ने लिखित बयान के जरिए पीएम मोदी को न सिर्फ नसीहत दी है, बल्कि चेतावनी देते हुए एक्शन की अपील भी की है। मनमोहन सिंह ने दी नसीहत। मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा है कि आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार की ओर से उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में यह दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों के माध्यम से देश की सुरक्षा, सामरिक और भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने बयानों से चीन के रुख को बल नहीं देना चाहिए। भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। जेपी नड्डा ने किया पलटवार। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने मनमोहन सिंह के बयान को सेना के अपमान से जोड़ते हुए कहा कि अभी भी वक्त है कि कांग्रेस अपनी आदत में सुधार लाए। ये वही कांग्रेस है जिसने चीन को भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन सरेंडर कर दी थी। 1962 में चीन ने किया था बड़े भूभाग पर कब्जा। गौरतलब है कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और चीन ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे लेकर आज भी दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। लेकिन कांग्रेस 1962 की अपनी नाकामी भूल अब केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही है, जिसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी तीखा हमला किया जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, स्पेशल रिपोर्ट, ANB न्यूज़। सेना ने जिस तरह स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 2 मई की स्थिति में वापस लौटना होगा चीनी सेना को। चीन को ये समझना चाहिए कि अब किसी तरह के जो जाल वो फैला रहा है, किसी तरह का षड्यंत्र वो रच रहा है, तमाम जो चीज़ें हैं वो कूटनीति वो सब धराशायी हो चुकी है उसकी। और भारत का स्टैंड क्लियर है कि आपको 2 मई की जो स्थिति है उसको बनाए रखना है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर आमने सामने होने के लिए तैयार रहिए। और कहीं भारत के स्टैंड से अब चीन को भी हैरानी, या जिस तरह डोकलाम में भी 72 दिन विवाद रहा था, लेकिन वहाँ भी चीन को समझ में आया था, तो शायद चीन को समझ में आ जाएगा कि भारत जब अपने स्टैंड पर क्लियर है और उसके पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, तो अब भलाई इसी में है कि वापस लौटना चाहिए। अगर नहीं लौटता है वापस, तो फिर सेना के हाथ खुले हुए हैं। और जिस तरह सेना को आदेश मिला है चीन से 2-2 हाथ करने के लिए, तो ये चीन को अच्छी तरह पता है कि दुनिया में जो शांति खराब हुई है, जो कहीं दुनिया का सुर बिगड़ा है, उसको सुर बिगाड़ने का दोषी सबसे बड़ा कोई अगर जिम्मेदार है तो वो चीन है। अब ऐसे में अगर और शांति को खराब करने की कोशिश चीन करता है, तो उसको नाटो देश ही नहीं, साउथ चाइना सी से लेकर भारत की सीमाओं और तमाम सीमाओं पर एक मुकाबला करना होगा, जिस मुकाबले को करने की हिम्मत शायद चीन में इस समय नहीं है कि पूरी दुनिया का विरोध लेकर वो अपनी हठधर्मिता को, अपने अहंकार को पूरी दुनिया पर थोप सके। लेकिन बावजूद इसके चीन दोहरी और चौरंगी चाल चलकर लगातार भारत को भी गुमराह कर रहा है और पूरी दुनिया को भी गुमराह कर रहा है।
एक तरफ बात करने की बात कहता है, एक तरफ भारत में राष्ट्रवाद की उग्रता को ठंडा करने की बात कहता है, तमाम तरह की अलग अलग बात करता है, लेकिन ये बात नहीं कहता कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल आरसी चड्ढा। कर्नल साहब, आपका स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। थैंक यू। कर्नल साहब, अब स्टैंड क्लियर कर दिया है, सुबह 11 बजे से मीटिंग चल रही है। अभी भारतीय सेना ने साफ साफ कह दिया है कि 2 मई की स्थिति को बनाए रखना है। अब अगर स्थिति नहीं बनती है तो इस विषय में आगे क्या हो सकता है ताजा? देखो, आज तो कोर कमांडर लेवल की बात हुई आपस में जी, और काफी देर से हुई है, और अभी कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं जी, और जरूरत पड़ेगी तो चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करेंगे। तो अभी हमारे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो, मुझे लगता है लड़ाई तो ये चाइना को काफी प्रेशर पड़ गया हमारा, क्योंकि उसने सोचा शायद मैं अपनी तैयारी कर लूंगा और इनको पता नहीं लगेगा। और मोदी साहब ने देखो कितनी जल्दी सारी फौजें पूरी सब जगह अलर्ट कर दी हैं, और हमारी मिसाइल भी चली गई वहां पर लद्दाख में, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सब कुछ वहां पर गश्त कर रहे हैं। तो उनको मैसेज मिल गया कि ये मजाक बात नहीं है जी। और इसलिए ये जो फिर एक और बात है, यहाँ पर चाइना जो ना वो यहाँ लड़ना पसंद नहीं करेगा, उसको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और उसका बहुत वैसे ही पूरे वर्ल्ड में उसने सब जगह पांव फैला रखे हैं, और कोविड की वजह से पूरा विश्व उसको गालियां दे रहा है। तो ये तो क्योंकि ऐसा है कि अभी जो 15 तारीख को हुआ यहाँ पर, जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उनके 44 मरे, तो वो क्या था, उन्होंने, क्योंकि वही हमारा तो डेमोक्रेसी है, वहां पर है क्या नाम है, एक किस्म का डिक्टेटरशिप है, उन्होंने पब्लिक को बताया ही नहीं कि हमारे कितने आदमी मरे हैं। लेकिन आजकल तो आपको मालूम है, ये जो व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया पर पता लग गया है, तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो जाग पड़े हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया हमारे को, और वो जबरदस्त उनका रोष है। तो उनको ये भी शक है कि साला यहाँ हंगामा ना हो जाए कोई, तो इसलिए ये डिफेंसिव पे पर आ गए हैं। और मुझे लग रहा है ये हर बात मानेगा, हमारे दो मई वाली बात, 2 अप्रैल वाली बात मानेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए पवन अग्रवाल। पवन अग्रवाल, आपका स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। पवन अग्रवाल, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय नदी जल संधि का लगातार चीन उल्लंघन करता आ रहा है, ब्रह्मपुत्र से लेकर अब शौक नदी को भी रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में माना जाए? कहीं इसका भी विरोध होना चाहिए, जो एक तरह से चीन लगातार अपने मन की करता है और किसी की नहीं सुनता है। जी, देखिए, ऐसा है कि चीन तो एक बहुत बड़े प्लान के ऊपर आज से नहीं, लगभग पिछले 6 से 7 दशकों से काम कर रहा है जी। और उसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान करके पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे कब्जा किया जी। आप देखिए कि दुनिया भर की सारी कंपनियां, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, उन सब के प्रोडक्शन मैक्सिमम जो है वो चाइना में हो रहे हैं। तो आर्थिक रूप से उसने लगभग पूरे विश्व को अपने पंजे में जकड़ने का जो प्लान आज से 50-60 वर्ष पहले बनाया था, उस प्लान को आप देखिए, बिल्कुल उसने पूरी तरीके से लागू कर दिया। ये तो केवल अब कोरोना के आने की वजह से ऐसा हुआ है कि विदेशी कंपनियां जो चाइना में काम कर रही थी वो बाहर निकल आई, और उसके अतिरिक्त सामरिक दृष्टिकोण से दुनिया में जितने छोटे छोटे देश थे उन सबको इतना पैसा मुहैया कराया कि वो पैसा कभी वापस देने की स्थिति में नहीं थे। लिहाजा एक सोची समझी रणनीति के तहत
उसने अपने सैन्य अड्डे वहां बना दिए और किसी न किसी रूप में चीन के सैनिकों को वहां स्थापित कर दिया। तो अब जाकर के जो चाइना का पूरा प्लान है वो एक्सपोज हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में केवल और केवल भारत ऐसा शक्तिशाली देश है जो चाइना के इस बढ़ते दुष्प्रभाव को कम कर पाएगा। नहीं तो उसने अमेरिका की भी नाक में दम तोड़ी, चाहे वो यूरोप की कोई कंट्रीज हो, लेकिन किसी ने कभी कोई विरोध नहीं जताया। जिस प्रकार का भारत ने अब विरोध किया है, इसकी तो आशंका भी चीन को कभी नहीं थी। आज जिस प्रकार से चीन का विरोध भारत में हो रहा है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं था। बहुत लोगों ने आंदोलन चलाए, बहुत संस्थाओं ने चलाए, संगठनों ने चलाए कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए, परंतु लोगों ने नहीं किया। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, उसके लिए सारा सामान चाइना से आता था। लेकिन आज स्वतः लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और देखिए किस प्रकार से उसकी होली जलाई जा रही है। बिल्कुल। तो ऑलरेडी चाइना इंटरनली काफी वीक हो चुका है, क्योंकि वहां की जीडीपी बहुत नीचे आ गई है, जॉब खत्म हो गए हैं क्योंकि कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दिए हैं। जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे चाइना के पास, वो भी काफी खत्म हो गए हैं या कम हो गए हैं, जिसके कारण से चीनी कंपनियों ने काफी लोगों को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो चीन अपने झूठे सपनों को हकीकत में बदल रहा है और पूरी तरीके से प्रयासरत है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करें तो वो रोड़े क्यों अटका रहा है, और कहीं अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप इस मामले में क्यों नहीं होना चाहिए? जिस तरह तमाम बातें हो रही हैं, जिस तरह दुनिया भर के देश परेशान हैं उससे, तो कहीं ये भी मांग होनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी उसको बाहर किया जाए या उस पर कहीं कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। जिस तरह तमाम दुनिया भर में कहीं हठधर्मिता और अपनी एक दादागिरी चीन ने मचा रखी है, उसका जवाब तो चीन को मिलना चाहिए। तमाम देशों को इस पर एक नीति तो बनानी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर इसका विरोध बहुत प्रभावी रूप से शुरू हो चुका है। अमेरिका भारत के इस विरोध के साथ है, ब्रिटेन इसके साथ है, फ्रांस इसके साथ है, और जहां तक देखा जाए रशिया भी लगभग भारत का साथ दे रहा है। रशिया ने तो जितने यूएन दिया था जी, रशिया ने तो 62 में भी साथ दिया था, तब भी वो तो बिल्कुल बीच में रहा था, न्यूट्रल रहा था, और आज भी न्यूट्रल है। और जिस तरह रशिया से हमारे संबंध रहे हैं, लेकिन बात यह है कि चीन जिस तरह लगातार अपनी बातों, वो अपनी ज़मीन को तो अपनी मानता है, लेकिन वो हमारी ज़मीन पर बात करना चाहता है, तो अब ऐसे इसको कैसे रोका जाए? हो ही नहीं सकता। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलती की थी, वो भारत में अब कभी नहीं हो सकती। 1 इंच तो बहुत ज्यादा है, हम 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं देंगे, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या नेपाल हो। हम अपनी जमीन का 1 सेंटीमीटर भी किसी को हड़पने नहीं देंगे। आपको लगता है ये स्थितियां क्लियर है? कर्नल साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय नदी जल संधि का उल्लंघन चीन कर रहा है, जिस तरह ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने के लिए चीन ने षड्यंत्र रचा, अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीरों को झूठा बता दिया, भारत के विरोध को झूठा बता दिया, भारत ने जब विरोध किया तो उन्होंने अपना एक हलफनामा दे दिया कि हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, अब श्योक नदी पर भी ये कर रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का चीन उल्लंघन करता है, लेकिन उसको रोका नहीं जाता। उसको कैसे रोका जाएगा?
देखो, ये चाइनीज हैं, ये 100 साल आगे सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन नहीं सोचते। अब इन्होंने देखो इतने साल कभी किसी से लड़ाई नहीं ली, और इन सालों में, इन दशकों में उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी इकोनॉमी इतना स्ट्रांग बना रखा है, जैसे पवन जी बोल रहे हैं कि दुनिया भर की कंपनी वहां चली गई। इनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा हो गया, इतना एक्स्ट्रा पैसा हो गया है कि ये सबको खरीद रहे हैं। आप हैरान हो कि मुझे एक पोस्ट आई कि अमेरिका के जो हार्वर्ड, दूसरे यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, उनके जितने प्रोफेसर हैं उनको $50,000 हर महीने उनको देते हैं स्टाइपेंड, ताकि वो चाइना के लिए काम कर रहे हैं, चाइना के लिए रिसर्च किया रही है। तो इन्होंने अभी क्या किया, जितने भी छोटे, जैसे पवन जी ने बोला था कि सब कंट्री को इतना लोन दे रखा है, वो ग्वादर पोर्ट ले लिया, और पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान देखना इन्होंने खरीद लेना, क्योंकि इन्होंने इतना लोन दे रखा है, वापस कर नहीं सकते। और ये जो अच्छा भी कांग्रेस वाले बोलते हैं ना कि जी हमारी जमीन दे दी है, इनसे ये पूछना चाहिए कि 36,000 स्क्वायर किलोमीटर 36,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन वाला जगह है, वो इन्होंने पाकिस्तान, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके लिए आज तक क्यों नहीं बोले? नेहरू जी ने उस वक्त बोला नहीं जी वहां पर तो घास भी नहीं उगती, तो इसलिए चुप रहे हो। तो अभी तो ये तो मोदी साहब जब से आए हैं और इन्होंने क्या किया, आते सारे सबसे पहले रियलाइज किया कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए। सब जगह देखिए, पूरे बॉर्डर में बड़े से बड़ा रोड नेटवर्क बना रहे हैं। अभी इन्होंने जो डीबीओ पे जो IL-76 लैंड किया, जो कार्गो सबसे बड़ा हरकुलिस हवाई जहाज होता है कार्गो, वहां लैंड करके चाइना को हिला दिया है। और अभी वो गलवान पे जो बहुत बड़ा ब्रिज बनाया है, सड़कें बन रही हैं। तो ये मेरा मतलब पहले तो सड़कें होती नहीं थी, मुझे याद है हमारी पेट्रोल जाती थी 15 दिन लगते थे काराकोरम पास पे जाने पे। तो अभी तो वहां हर जगह पर इन्होंने सड़कें बना रखी हैं, नेटवर्क बना रखा है। तो उनको ये लग रहा है कि ये तो भाई हमारे से भी पावरफुल हो रहा है। अच्छा, फिर एक और बात है, यहाँ इसलिए झगड़ा कर रहा है, उसको मालूम है कि अगर ये क्या नाम है गलवान जो है, अगर इसमें जबरदस्ती कब्जा करूं या जो डीबीओ को अल्टीमेट ले लूं, ये वेंटेज पॉइंट्स हैं, पूरा उनकी जो हरकतें नजर आती है हमारे को वहां से। और वहां से अक्साई चीन भी नजदीक है। अक्साई चीन बहुत बड़े अरबों खरबों डॉलर वहां खर्च कर रखे हैं, जो ये रोड बना रहे हैं वहां पर, क्या नाम है, अल्टीमेट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और गल्फ तक ले जाना चाहता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रांग कंट्री है, पर ओनली थिंग इज अभी उनके इंटरनल भी डिस्टर्बेंस बड़ी शुरू हो गई हैं। वहां पर एक बच्चा एक फैमिली का कॉन्सेप्ट है। ये जितने फौजी है ना, इन्होंने आज तक लड़ाई नहीं लड़ी, और ये सब एसी कल्चर वाले हैं। जैसे हमारे जवानों ने कैसे मारा इनको, पूछो कुछ नहीं। तो इनमें वो दम नहीं है। तो कहने का मतलब वो अंदर से जानता है। फिर उनके पेरेंट्स हैं जितने भी हैं, फैमिली वाले हैं, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि इतने हमारे आदमी मर गए, तुमने बताया नहीं है। वहां एकदम से इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है जबरदस्त। तो ये अभी हमारी जो बातचीत चल रही है, वो इसलिए थोड़ा नीचे पड़ा हुआ है कि उसको मालूम है कि ये मुझे करना ही पड़ेगा। और जो अपोजिशन वाले जो बोलते हैं, एक तो इनको बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल ना इनको ग्राउंड रियलिटी पता होती है, ऐसे बस बकवास करना आता है। मुझे अफसोस आता है, सच कह रहा हूँ मैं, कि कुछ नॉलेज नहीं है। और इनको एक हफ्ता वहां अगर रहेंगे ना, इनको मालूम पड़ना चाहिए किस तरीके से हमारे जवान जाते हैं। अब देखिए, रातों रात इंडक्शन हुई है वहां कोई क्या नाम है घर नहीं है, वहां प्रॉपर मकान नहीं है, तंबू, सर्दी में तंबू में पड़े हमारे जवान वहां पर। तो ये हमारा हिंदुस्तान का जवान ही वो रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जज्बा है, कहीं सियाचिन के ग्लेशियर पर खड़ा है। पवन अग्रवाल, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। तमाम आपने जिस तरह का 1 इंच भूमि कोई नहीं ले सकता, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश का जज्बा है, पूरा देश इस बात के लिए अपने भीतर दृढ़ निश्चय रखता है। लेकिन जिस तरह अभी वर्तमान दौर में श्रीलंका से हम दूर हो गए, हम्बनटोटा जो वहाँ बंदरगाह है उसकी चाइना ने लीज कर ली, जिस तरह नेपाल से चाइना के रिश्ते नज़दीक आते जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान से तो लगातार उनका बिल्कुल बाप बेटे जैसा संबंध हो गया है अब, और बांग्लादेश से कहीं उसकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो विदेश नीति है ये कहीं इफेक्टिव नहीं हो पा रही है? विदेश नीति में कहीं हमें एक बार और एक रिवाइज करना चाहिए इसको? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत
चाइना ने छोटी छोटी कंट्रीज पूरे विश्व में छांट ली और उन सभी देशों को इतना पैसा मुहैया कराया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कि वो उस बोझ के तले दब गए। अब उस बोझ से निकलने के लिए उन्होंने चाइना की सारी शर्तें मान ली जी। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं पाकिस्तान का, पाकिस्तान में जो CNPC जो इन्होंने योजना बनाई है उसमें मजदूर कम है और चाइना के सैनिक ज्यादा हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि चाइना को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि विश्व स्तर पर जहां आर्थिक रूप से उसने सभी यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिकन मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है और भारत की भी मार्केट को लगभग कैप्चर कर लिया है आर्थिक रूप से, तो अब अगर भारत को सामरिक दृष्टिकोण से अगर झुकाना है तो उसके लिए उसके आसपास की जितनी कंट्रीज हैं वहां तक अपने पांव पसारने हैं। तो वही उसने किया श्रीलंका में, नेपाल में, नहीं बांग्लादेश में नहीं, वही करना पवन जा रहा अग्रवाल है। आपसे ही जानना चाह रहे हैं, जिस तरह नेपाल से हमारे बहुत पुराने रिश्ते थे और कहीं चाइना ने एक अपनी कामयाबी दिखाते हुए उनसे नजदीकियां बढ़ा ली, तो ये हमारी नाकामयाबी नहीं है? हमें नेपाल से अपने रिश्ते मजबूत नहीं रखने चाहिए थे? नहीं देखिए, इसको मैं नाकामी के रूप में नहीं देख रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल इश्यूज में बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है। अरे सर, कितना पेशेंस आपको ध्यान रखेंगे? हो कि पाकिस्तान ने जब पुलवामा पर अटैक हुआ तो उसके दूसरे दिन हमने बालाकोट पे हमला नहीं किया था। इसी प्रकार से जिस प्रकार ये नेपाल अब जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, ये हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है, केवल चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के। और ये नेपाल को अच्छी तरीके से मालूम है कि यदि आज भारत सख्त स्टेप्स उठा ले तो नेपाल में आलू भी 200 रुपए किलो में मिलेगा। कहां जाएगा नेपाल? नेपाल के पास अब मेरा आपसे एक सवाल है कि कोई रास्ता नहीं है। पवन अग्रवाल, मेरा आपसे सवाल है, ये जो सियासी घमासान बचा हुआ है और ये कहीं एक जो सियासी एकजुटता है, तमाम राजनीतिक दल अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आतुर हैं, उनको अपना वर्चस्व भूल जाना चाहिए और सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस समय राम और लक्ष्मण की भूमिका में होना चाहिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, राम तब तक ही है जब तक लक्ष्मण लक्ष्मण है। अगर लक्ष्मण अपना रोल भूल जाएगा तो राम परवाह नहीं करेंगे। आज हम 2020 में बात कर रहे हैं जी। ये जितनी विपक्षी पार्टियां जिस प्रकार के सवाल उठा रही हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि कहीं आप ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग एकजुट नहीं हैं। आपके संदेश से भारतीय सेनाओं का मनोबल कहीं नहीं गिरेगा। हमारी सेनाएं उसी तरीके से मजबूत हैं बिल्कुल, जो जो आपके इन बयानबाजी से पहले थी और आज हैं और आगे भी रहेंगी। और वर्तमान नेतृत्व में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी आक्रमण को रोकने की क्षमता रखती है और अपनी सीमाओं का पूरी तरीके से सुरक्षा कर सकती है। आपको जो बयानबाजी देनी है आप करते रहिए। हमारी सेनाएं, हमारे सैनिक भारत माता की उसी प्रकार से सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल और कर्नल आप साहब, लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, जिस तरह स्टैंड क्लियर कर दिया है और जिस तरह साफ साफ संदेश दे दिया है भारत ने कि अब संप्रभुता के मामले में भारत बिल्कुल भी किसी की कोई बात नहीं सुनेगा और पीछे नहीं हटेगा। अब इस बात से ड्रैगन को ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत से मुकाबला कैसे किया जाए। नहीं, वो वही देख रहा है कि हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया। एक तो चाइनीज गुड्स को अबंडन करो और दूसरा फिर सब एक हो गए हैं। अच्छा, इसलिए देखो सभी स्टेट्स ने अपने अपने जितने भी चाइनीज प्रोजेक्ट सबको कैंसिल करना शुरू कर दिया है। हालांकि चाइना को इतना फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमिकली, लेकिन साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी बात है ये जी। और क्या नाम है,
जो जिस तरीके से वो पंगा सब जगह ले रहा है, उसने सोचा कि हम बिल्कुल जैसे पहले यस सर नो सर करते थे, हर बात मान लेते। 36,000 किलोमीटर ले लिया उसने, हमें कुछ नहीं बोला, हम कुछ बोला नहीं। और क्या नाम है, उसने सोचा हम ये दो मोदी साहब भी ऐसे होंगे, लेकिन नहीं, मोदी साहब ने तो इमीडिएट रिएक्शन किया, सारी फौजों को आगे भिजवा दिया, मिसाइलें भिजवा दी, टैंक भिजवा दिए, हवाई जहाज भिजवा दिए। तो वो अंदर से घबरा गया है, ये पंगा जबरदस्त है और ये पंगा उस वक्त ले नहीं सकता इस वक्त। फिर देखिए अमेरिका भी हमारे साथ है, हालांकि रशिया जो है वो शुरू से हमारे साथ था, लेकिन इस वक्त चाइना ने इतना पैसा उसको दे दिया रशिया को, पूछो कुछ नहीं। वो भी थोड़ा सा अभी हमारे, खैर दोस्ती हमारे अभी है, वो अभी पैचअप कराने की रशिया कोशिश करेगा हमारे लिए। और वहां हुआ जितना भी रशिया का ऑयल है ये चाइना खरीदता है इस वक्त। तो हर कंट्री अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है, लेकिन फिर भी इस वक्त हम कहते हैं हमने अपना स्टैंड लेना है और मोदी साहब ले रहे हैं। और ये जो मैं तो बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ, भौंकते तो भौंकने दो, जितने भी जो बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ANB न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। जिस तरह लगातार, पवन अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह लगातार अब एक स्टैंड पर भारत क्लियर है और भारत ने साफ साफ कह दिया है कि चीन को पीछे हटना होगा, तो निश्चित रूप से चीन को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारत का मुकाबला कैसे करें, इसके लिए रणनीति तैयार करनी होगी। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।